अपन क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे कोर्ट में अगर मैटर जाएगा तो कुछ रूल्स होते हैं जिसमें कोर्ट कोर्ट बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं करने वाला। पहला उन्होंने बोला रूल्स बायसनेस को लेकर, कोर्ट कचहरी में जितने भी मैटर सॉल्व किए जा रहे हैं उसमें कोई भी किसी भी टाइप की पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। पार्शियलिटी में तीन टाइप है, पेक्यूनरी, पर्सनल एंड सब्जेक्ट मैटर। आ जाइए, पेक्यूनरी क्या बोलता है? पेक्यूनरी बोलता है कि भैया डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज अ जज। अगर मान लो मैं जज हूँ, मान लो मैं जज हूँ, अगर मैं जज हूँ और मेरे पास जो केस आया है ना, कटघरे में जो इंसान खड़ा है उससे मेरा मेरा मनी से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है, मनी से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट, तो कोई भी पेक्यूनरी इंटरेस्ट है तो बच्चों बायसनेस आ ही जाएगी। तो उन्होंने बोला कि भैया जज से मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगी। एनी पेक्यूनरी इंटरेस्ट हाउएवर इनसफिशिएंट, ठीक है, विल डिस्क्वालीफाई अ पर्सन। बच्चों उसने बोला कि मनी से रिलेटेड इंटरेस्ट है, चाहे वो मनी मनी 1 ही 1000 की क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता। जज डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पर्सन फ्रॉम द एक्टिंग एज अ जज। जज जज नहीं कर सकता, फिर कोई और जज बनेगा। ठीक है। पर्सनल बाइजनेस, सामने कटघरे में जो इंसान खड़ा है वो मेरा दोस्त है ना, रिलेटेड टू होम, या फिर फैमिली का कोई मेंबर है, या प्रोफेशनली कहीं से कनेक्ट है, या बिजनेस टाइज है, कहीं से कुछ भी कनेक्शन है, तो भैया ऑल दी सिचुएशन क्रिएट अ बाइजनेस, मान लिया जाएगा कि भैया जज जज उनकी फेवर में डिसीजन देगा। बच्चों तो उन्होंने बोला कि हम इसे प्रूफ नहीं कर सकते, भले ही जज बोलेगा भले ही कि भैया ये बंदा जो भी है मैं एकदम फेयर डिसीजन दूंगा, लेकिन बच्चों देश की जनता को कैसे आप गलत है ना कैसे प्रूफ करोगे कि नहीं हमने बिल्कुल सही किया, हम बिल्कुल वाइज हैं? तो उसने साफ साफ बोल दिया जज कहीं भी बाइजनेस आता है तो वैसे केसेस से हैंडल नहीं करेगा, भले वो कितना कितना ही फेयर क्यों ना हो जाए, ठीक है, लेकिन वो केसेस से डील नहीं करेगा। और दिस विल डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम एक्टिंग एज अ जज। बच्चों ये है हमारा पर्सन। सब्जेक्ट मैटर बोलता है अगर हिमसेल्फ खुद ही का केस है तो खुद ही जज थोड़ा ना करेगा कि हिमसेल्फ इज अ पार्टी हैज सम डायरेक्ट कनेक्शन विद द लिटिगेशन, तो यस वो भी वो केस डील नहीं करेगा। हम पढ़ रहे हैं कुछ नेशनल जस्टिस के रूल्स हैं, ये रूल्स बोलते हैं जज पेक्यूनरी इंटरेस्ट वाली चीजों से डील नहीं करेगा, पर्सनल बाइस आ जाएगा तो नहीं करेगा, सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो हमने पढ़े रूल्स अगेंस्ट बाइस। अब नेक्स्ट पढ़ रहे रूल्स फॉर द फेयर हेयरिंग। हेयरिंग बच्चों, अब जज बैठा है, दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा। उन्होंने कहा राइट टू नोटिस, इन्होंने कहा कि कुछ रूल्स है। रूल्स किस चीज के रूल्स बच्चों? रूल्स है कि भैया जब हेयरिंग होगी तो इन बातों का ख्याल रखे जज। भैया पहली बात क्या? पहली बात तो ये नोटिस देना। प्लेंटिफ, याद करो हम पढ़ते थे है ना, ये कोर्ट है, कोर्ट के पास कौन गया? प्लेंटिफ गया अपनी प्लेंट लेके। फिर कोर्ट का दूसरा काम क्या होता था? डिफेंडेंट को बताने का, नोटिस देने का। तो इन्होंने कहा कि हेयरिंग के कुछ रूल्स है। हेयरिंग का रूल नंबर 1, डिफेंडेंट को नोटिस मिलना चाहिए कि प्लेंटिफ ने केस फाइल किया। तो रूल नंबर 1 राइट है डिफेंडेंट का नोटिस लेने का। राइट टू प्रेजेंट केस एंड एविडेंसेस, दोनों पार्टीज को, दोनों पार्टी से बराबर से पूरा का पूरा हक दिया जाए कि अपने केस को प्रेजेंट करे, अपने अपने एविडेंसेस प्रेजेंट करे। राइट टू रिबूट, रिबूट मतलब डिनाई करना, मना करना, राइट टू डिनाई। ठीक है। एडवर्स एविडेंस, प्लेंटिफ ने जो है ना, प्लेंटिफ ने जो एविडेंसेस दिए हैं तो भैया डिफेंडेंट के पास पूरा राइट है कि उसे डिनाई करे। डिफेंडेंट ने जो एविडेंस दिए प्लेंटिफ के पास पूरा राइट है उसे डिनाई करने का। देन बच्चों डिस्क्लोजर ऑफ दी एविडेंस, डिस्क्लोजर, दोनों के पास राइट है अपने अपने एविडेंसेस दिखाए। और नेक्स्ट है बच्चों स्पीकिंग ऑर्डर। स्पीकिंग ऑर्डर क्या बोलता है बच्चों? स्पीकिंग ऑर्डर बोलता है कि राइट है पार्टीज को कि वो उन्हें रीजन पता चले, उन्हें रीजन पता चले कि जो डिसीजन आया किस रीजन के बेस में आया। वापस से जब हेयरिंग हो रही होगी कोर्ट को इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। नोटिस देने मिलने का अधिकार है उन पार्टीज को। देन अपने केस को प्रेजेंट करने का अधिकार है, जो एविडेंसेस दिखाए जा रहे हैं उसको रिजेक्ट करने का अधिकार है, अपने खुद के एविडेंसेस डिस्क्लोज करने का अधिकार है, और जो भी डिसीजन आए बच्चा उसके रीजन जाने का अधिकार है। तो ये कहलाता है नेशनल जस्टिस के प्रिंसिपल। जहां कहीं भी किसी भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आएगा ना प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस फॉलो करना, दैट मीन्स ये बोला जा रहा है। हम कोर्ट कचहरी में ये फॉलो करते हैं। जब भी हम एनसीएलटी पढ़ेंगे, एनसीएलटी पढ़ेंगे तो उसमें बार बार ये लिखा रहता है कि एनसीएलटी को पूरा अधिकार है अपनी प्रोसीजर डिसाइड करने का, लेकिन ध्यान रहे रूल्स है ना, प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस को वो हमेशा फॉलो करेगी। तो उनका मतलब इन्हीं से होता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? यस और नो बताइए, क्लैरिटी है? हाँ दीदी। चलिए अब बच्चों बढ़ते आगे। अब इन्होंने बोला कि भैया हमेशा हमेशा जनरल रूल तो क्या है, जनरल रूल तो क्या है, नेशनल जस्टिस को फॉलो करना। इसका एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आ गया, मतलब इन एरियाज में नेशनल जस्टिस फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब हम पढ़ रहे हैं नेशनल जस्टिस का रूल तो जनरली फॉलो करना है, एक्सेप्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन, स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन मतलब
लॉ ने मना कर दिया। लॉ ने मना कर दिया कि भैया यहाँ पे स्पीडी, बच्चों हमने कितनी सारी जगहों में पढ़ा है स्पीडी ट्रायल होना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है स्पीडी ट्रायल होना। स्पीडी ट्रायल, समरी ट्रायल में क्या होता है, हम डिफेंडेंट को मौका ही नहीं देते अपने आप को डिफेंड करने का। अभी हमने पढ़ा रूल्स रेगुलेशन फॉलो करेगा कोर्ट, कोर्ट को बोला दोनों की बातें सुने, लेकिन हम कह रहे हैं हम डिफेंडेंट को मौका नहीं देंगे। अगर कहीं लॉ में लिखा है कि भैया यहाँ पर एक्सक्लूजन है तो यस वो अलाउ है, तब हम नहीं कहेंगे कि भैया ये तो जनरल रूल फॉलो नहीं हो रहा है, ये एक्सेप्शन है। दूसरा, इमरजेंसी केसेस, केस बहुत ही अर्जेंट है, इमरजेंसी है, ठीक है। अक्सर हमने देखा है ना कि कोई भी अचानक से है ना, कोई जैसे आयुषी हत्याकांड, ये सारे केसेस क्या है कि तुरंत तुरंत लोग को है ना फास्ट ट्रैक प्रोसीजर मिल रहा है। तो ये कह रहे हैं अर्जेंसी इमरजेंसी के केसेस में है ना जहां जल्दबाजी रहती है, उन्होंने कहा नेशनल जस्टिस के प्रिंसिपल को वहां फॉलो करने की जरूरत नहीं है। देयर सिचुएशन कैन बी कंसिडर इमरजेंसी और नॉट, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें है, वापस से हम पढ़ रहे हैं, अगर कानून ने ही मना कर दिया तब मत फॉलो करो, लेकिन कानून अगर मना करेगा, कानून कौन, कानून बनाने वाले कौन है बच्चों, कौन सी बॉडी है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या फिर जुडिशरी। मेन कानून बनाने का अधिकार किसके पास है बताइए? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के पास है, मतलब पार्लियामेंट, पार्लियामेंट बनाती है। इन्होंने कहा पार्लियामेंट ने मना कर दिया कि यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे, तो बच्चों पार्लियामेंट इज नॉट अ सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। कॉन्स्टिट्यूशन के तीन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो तीन आते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। पार्लियामेंट ने अगर मना कर दिया तो हम मान जाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट ऐसे ही मुंह उठा के कहीं भी मना नहीं कर देगी। पार्लियामेंट इज नॉट अ सुप्रीम, देयरफॉर स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन नॉट फाइनल, हमेशा स्टैट्यूटरी एक्सक्लूजन फाइनल नहीं होगा। द स्टैट्यूट मस्ट क्लियर द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, हम उसका कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या ये सही बोल रही है, तो हम मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। सेम बच्चों, इमरजेंसी, हमने कहा इमरजेंसी केसेस में नेशनल जस्टिस को मत फॉलो करो, लेकिन इमरजेंसी है कि नहीं ये भी क्वेश्चन ऑफ है ना कोर्ट ऑफ लॉ के सामने, कोर्ट डिसाइड करेगा कि इमरजेंसी केसेस थे कि नहीं, कि आपने ऐसे ही आप बहाना नहीं ले सकते, रीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो स्टैट्यूटरी मना कर रहा है, कर सकते हो, लेकिन स्टैट्यूटरी में भी क्वेश्चन रेज कर दिया गया है, आप ऐसे ही कहीं मना नहीं कर सकते, हम आपको भी चेक करेंगे। इमरजेंसी केसेस में नेशनल जस्टिस मत फॉलो करो, लेकिन ऐसे ही किसी भी सिचुएशन को आप इमरजेंसी नहीं बोल सकते, कोर्ट इसे भी चेक करेगा कि इमरजेंसी है कि नहीं। नेक्स्ट, इंटरिम डिसिप्लिनरी एक्शन, ये इंटरिम क्या है, डिसीजन फाइनल नहीं आया है, डिसीजन फाइनल नहीं आया है, लेकिन उससे पहले ही हम डिसीजन दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे बोला कि इंटरिम, ठीक है, इंटरिम जब डिसीजन दिया जाता है तो आपको पूरे लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों हमारे कोर्ट को बोला जाता है कि भैया डिसीजन देने से पहले, हर जगह हमने पढ़ा है अपने लॉ को, है ना, हमारा जो जज होता है ऑर्डर पास करने से पहले अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड देता है ना, बार बार देता है। तो उन्होंने कहा अगर इंटरिम डिसीजन पास कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड है ना पार्टी को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बीच में दिए जाने वाले डिसीजन है। देन एकेडमिक इवैल्यूएशन, एकेडमिक इवैल्यूएशन बच्चों वेयर अ स्टूडेंट इज रिमूव फ्रॉम द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, किसी स्कूल से एक बच्चे को निकाल दिया जाता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द अनसैटिस्फैक्टरी एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्यों निकाल दिया जाता है बच्चों, 10वीं में एक बच्चा आता है, हम उसको बोलते हैं भाई तू है ना 10वीं में फेल हो गया, हम तुझे 11th में एडमिशन नहीं देंगे। द रूल ऑफ द नेशनल जस्टिस कैन बी इग्नोर, तो भैया इन्होंने कहा नेशनल जस्टिस अधिकार है, पढ़ने दो उसको, क्या दिक्कत है, तो भैया इन्होंने कहा ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, क्योंकि हम परफॉर्मेंस के बेसिस में देख रहे हैं। देन बच्चों इम्प्रैक्टिकल, इनप्रैक्टिकेबिलिटी, इन्होंने कहा कि लॉ बोलता है, कानून बोलता है कि जब भी कोई ऑर्डर पास करना है अपॉर्चुनिटी देना सामने वाले को, लेकिन बच्चों लार्ज नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व है तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है सबको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देना, सबकी बातें सुनना। तो भैया कंडीशन, इस कंडीशन में कोर्ट डज नॉट इंसिस्ट, कोर्ट को बिल्कुल नहीं बोला जाएगा कि भैया नेशनल जस्टिस का फॉलो करो। एक्चुअली में इसका एक लैंडमार्क केस था, है ना, एमबीए के कैट एग्जाम्स होते हैं, एमबीए के कैट एग्जाम होते हैं, ठीक है, हुआ था एक। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया था। अब क्वेश्चन पेपर जैसे ही लीक हुआ तो भैया हमने अनाउंसमेंट, यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट कर दी हम पूरे के पूरे टेस्ट कैंसिल कर रहे, हम है ना जो टेस्ट बच्चे दे चुके हैं हम उसको कैंसिल करें, क्योंकि पेपर लीक हो चुका है, चीटिंग करके लोगों ने पास किया। तो बच्चों कुछ लोगों ने चीटिंग किया, लेकिन पनिशमेंट पूरे पूरे है ना एमबीए के कैट एग्जाम के स्टूडेंट्स को भुगतनी पड़ी। तो उन सब ने केस किया कि भैया हमें हमें ऐसे डिसीजन नहीं पास किया जा सकता, और अगर डिसीजन भी पास किया गया तो हमारी बात सुननी चाहिए थी। तो वहां पर ऐसा बोला गया कि भैया ये जो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड है आपको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, हम किस किस की बात करें,
भैया एमबीए का कैट एग्जाम ऑल ओवर इंडिया बेसिस में होता है, तो किस किस की बात सुने, तो यहाँ पे पहले ही ऑर्डर पास कर दिया गया बिना सामने वाली की बात सुने। तो यहाँ पे इन्होंने बोला इन सिचुएशन में ये एक्सेप्शन है कि नेशनल जस्टिस के रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर, यस और नो, बताइए बच्चों, क्लैरिटी है? यस मैम। चलिए अब पढ़ते हैं बच्चों लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट। स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से मतलब है, स्टेट मतलब वही स्टेट जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। चलिए अब उन्होंने बोला गवर्नमेंट की लाइबिलिटी, इन्होंने कहा दो टाइप की लाइबिलिटी है, पहला है कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, दूसरा है टॉर्टियस लाइबिलिटी। टॉर्टियस लाइबिलिटी वही लाइबिलिटी जो टॉर्ट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। चलिए तो कॉन्ट्रेक्चुअल लाइबिलिटी, कॉन्ट्रेक्चुअल मतलब कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई गवर्नमेंट किसी से कॉन्ट्रैक्ट करती है बच्चों, गवर्नमेंट अगर नॉर्मल ए पर्सन बी पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, ए ने बोला भाई मैं तेरा घर बना के दूंगा, बी बोलते मैं बदले में पैसा दूंगा, अगर दोनों ब्रीच करते तो ऑब्वियसली बच्चों कहाँ जाएगा मैटर, कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाएगा। सेम बच्चों इन्होंने बोला कि भैया कॉन्ट्रैक्ट करने वाली क्या है, हमारी सरकार, कॉन्ट्रैक्ट करने वाली क्या होना है, हमारी सरकार। अगर हमारी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो अगर वो भी ब्रीच करती है तो क्या वो भी लाइबल रहेगी? ऑफ कोर्स बच्चों वो भी रहेगी, हम उसे नॉर्मल पार्टी की तरह ट्रीट करेंगे, तो उसकी भी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है। तो चलो वन बाय वन पढ़ेंगे, पहले कॉन्ट्रैक्चुअल। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी? कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट किसी भी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना सही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब होगा जब ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल होंगी। पहली कंडीशन, कॉन्ट्रैक्ट प्रेसिडेंट के नाम पे होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करिए तो कॉन्ट्रैक्ट में नाम प्रेसिडेंट का लिखा होगा, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करिए तो गवर्नर का लिखा होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा राइटिंग में होगा, अगर आप सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो प्रेसिडेंट या गवर्नर का नाम होगा, राइटिंग में होना चाहिए। और एग्जीक्यूशन डन बाय अ पर्सन ऑथराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब बच्चों प्रेसिडेंट तो जगह जगह घूमेगा नहीं है ना, सड़क बनानी है, सड़क बनानी है तो सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट स्टेट गवर्नमेंट के साथ किया होगा, ठीक है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ किया होगा। तो भैया अब प्रेसिडेंट गवर्नर तो खड़े नहीं रहेंगे, तो उन्होंने बोल रखा है कि किसके थ्रू ये काम कराओगे उसको ऑथराइजेशन भी दे दो। तो भैया तब हम मानेंगे कि भैया हमारी सरकार की लाइबिलिटी है जब सही कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। कब हम मानेंगे सही कॉन्ट्रैक्ट? नाम प्रेसिडेंट गवर्नर का होगा, राइटिंग में होगा, और ऑथराइज पर्सन का भी नाम लिखा होगा। अब उन्होंने बोला अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या इफेक्ट होगा, इन्होंने बोला नाम प्रेसिडेंट का भले ही है ना, और गवर्नर का भले ही है, तो गवर्नर और प्रेसिडेंट लाइबल नहीं होंगे, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट लाइबल होगी। कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट, नाइदर प्रेसिडेंट नॉर गवर्नर पर्सनल लाइबिलिटी नहीं है, ये तो वो तो एक नाम देने के लिए हमने नाम लिख दिया था, पूरी सरकार लाइबल हो जाएगी लाइबिलिटी के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर, यस और नो, बताओ बच्चों, क्लैरिटी है? यस मैम। हाँ चलिए दीदी। नेक्स्ट, टॉर्टिस लाइबिलिटी, सेम बच्चों वही लाइबिलिटी। टॉर्टिस लाइबिलिटी में हमने क्या पढ़ा था, सरकार को लेके, याद करो लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट हमने पढ़ा था, हमने पढ़ा था सोवरेन फंक्शन नॉन सोवरेन फंक्शन। अगर सोवरेन फंक्शन होगा तो लाइबिलिटी होगी कि नहीं होगी, पढ़ा था कुछ? सब भूल गए यार तुम लोग। सोवरेन फंक्शन का मतलब क्या था, यही बता दो। दीदी जो सोवरेन परफॉर्म सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है वो वाले, उस वेरी पर वेरी वेरी लाइबिलिटी गुड, लाइबिलिटी इनकर नहीं वेरी करी गुड, जाएगी। वेरी गुड, है ना। और नॉन सोवरेन मतलब जो प्राइवेट पर्सन, मतलब प्राइवेट। प्राइवेट पर्सन जो काम कर रहे हैं, प्राइवेट एक्टिविटी है, उसके लिए हमारी सरकार लाइबल होगी। सेम ये लिखा है, when an act is one person is also make the other person is liable, इस term is vicarious। याद करो vicarious liability, vicarious liability हमने साफ पढ़ा था, मास्टर हमेशा लाइबल होगा अपने सर्वेंट के लिए। सिमिलरली स्टेट भी लाइबल होगी, स्टेट भी विकेरियसली लाइबल होगी, है ना, कमिटेड बाय इट्स सर्वेंट। लेकिन उनके सर्वेंट ने कौन सा काम किया है, सर्वेंट ने सोवर्जिन फंक्शन किया कि नॉन सोवर्जिन? उनके उनके सर्वेंट ने सोवर्जिन फंक्शन किया है तो वो लाइबल नहीं होंगी, है ना। नॉन सोवर्जिन फंक्शन किया है तो सरकार की लाइबिलिटी है। एक केस था राजस्थान वर्सेस विद्यावती, बच्चों सेम केस है जो टॉट चैप्टर में हमने पढ़ा है, ठीक है। उसमें क्या बात था, एक ड्राइवर था, जीप चला रहा था, किसकी, कलेक्टर की। वो घर वापस आ रहा था, घर वापस सॉरी वर्कशॉप से लेके आ रहा था, है ना। कलेक्टर ने रिपेयर करने को बोला था, वो लेके आता है और फाइनली किसी को इंजर्ड कर देता है। तो ड्राइवर का जो काम है वो बच्चों नॉन सोवर्जिन काम है, तो यस नॉन सोवर्जिन काम है तो वो लाइबल हो जाएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस गया था, स्टेट विकेरियस लाइबिलिटी डैमेज ड्यू नेग्लिजेंसी ऑफ द ड्राइवर की नेग्लिजेंसी के कारण हुआ था। सरकार बच जाती, इम्यूनिटी मिल जाती अगर ये सोवर्जिन फंक्शन होता है, लेकिन क्योंकि ये नॉन सोवर्जिन फंक्शन था तो सरकार इसके लिए लाइबल थी। यस और नो, कॉन्सेप्ट क्लियर, बताइए, क्लैरिटी है? हाँ दीदी। हाँ चलिए यस मैम। नेक्स्ट बच्चों, अब बस लास्ट टॉपिक ही बचा है, लाइबिलिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट की बात हो रही है, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट मतलब कौन,
हमारी है ना जो सरकारी नौकर होते हैं उनकी बात हो रही है। भैया हमारी जो गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट में बैठा जो ऑफिसर है वो काम कर रहा है, लाइबिलिटी ऑफ द स्टेट मस्ट बी डिस्टिंग्विश। उन्होंने कहा भैया हमारी सरकार की लाइबिलिटी अलग होती है, इंडिविजुअल ऑफिसर की लाइबिलिटी अलग होती है। अगर इंडिविजुअल ऑफिसर ने, गवर्नमेंट ऑफिसर ने बच्चों अपनी पावर आउटसाइड द स्कोप ऑफ द पावर, अपना काम किया आउटसाइड द पावर, है ना, तो उन्होंने क्या बोल दिया, इलीगल काम किया तो वो पर्सनल लाइबल हो जाएगा, वो पर्सनल की लाइबिलिटी उसकी बनेगी। देन बच्चों लास्ट टॉपिक पब्लिक कॉर्पोरेशन। इन्होंने कहा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज पब्लिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, कोई भी पब्लिक कॉर्पोरेशन है उसको बोल दिया आप सेपरेट हो। पब्लिक कॉर्पोरेशन पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई जो कॉर्पोरेशन है उनको बोल दिया है ये लोग सेपरेट है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट से, मतलब ये गवर्नमेंट की कॉर्पोरेशन नहीं मानी जाती। पब्लिक कॉर्पोरेशन किससे अलग है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से अलग है। अब बच्चों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हमने पढ़ा ना सोवरेन नॉन सोवरेन फंक्शन, गवर्नमेंट अपने है ना सर्वेंट के लिए लायबल रहेगी, ये चीज हमने पढ़ी। अभी हमने जो जीप वाला केस पढ़ा उसमें भी ये था, तो उन्होंने क्या बोला कि पब्लिक कॉर्पोरेशन क्योंकि अलग है तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं होगा। तो नॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो कॉर्पोरेशन इज लाइबल टू पे द डैमेजेस फॉर द वर्क डन बाय देयर ऑफिस एंड सर्वेंट। तो यहाँ पे मालिक और नौकर वाला रिलेशन आएगा, ना कि गवर्नमेंट वाला रिलेशन आएगा। तो यस कंपनी लाइबल हो जाएगी अपनी अपनी एम्प्लॉइज की गलती के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर, मास्टर एंड सर्वेंट वाला कॉन्सेप्ट बताइए। अब बच्चों यहाँ खत्म होता है अपना चैप्टर, ठीक है। चलिए तो हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली। बस बच्चों प्लीज 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 इस चैप्टर को आपने है ना बिल्कुल याद नहीं है आपको, क्योंकि रेगुलर क्लास में आपने उसमें मन तन मन धन से नहीं पढ़ा था। अभी उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। इनकेस डाउट्स होते तो बच्चों बेशक आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो ये वाली मीटिंग एंड करें, ठीक है, नया चैप्टर नहीं